कर दिया। हाँ। जैसे कि स्टेप नंबर मेरा फर्स्ट रहेगा कि प्रॉपर्टी फॉर मटेरियल, कि मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिजाइन के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले मेरे लेता हूँ मैं सीमेंट। सीमेंट यूज सबसे पहले जो मैं सीमेंट ले रहा हूँ, जैसे कि ओपीसी 43 ग्रेड की सीमेंट मैं लेके चल रहा हूँ आपको। और जो 43 की सीमेंट की ग्रेड होती है वो 269/2015 जो आईएस कोड होता है इसका, इसके अंदर मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है 43 ग्रेड की। और इसके बाद क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी मैंने पहले लैब में सब कुछ निकालना पड़ता है। जैसे कि मैंने निकाल रखी है कि 315 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली। उसके बाद मैंने जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 20 mm की निकाली, 2.661 निकाल रखा है। और उसके बाद मैंने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 10 mm की, 10 mm की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरी कितनी है 2.65 जीरो स्पेसिफिक ग्रेविटी आई है। और उसके बाद मैं सबसे लास्ट में ले रहा हूँ 5 नंबर पे, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड। जो हमारे पास जो सैंड होती है, रिवर सैंड होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने निकाल रखी है 2.636 के अंदर निकाल रखी है। ये मेरा के पहला स्टेप कवर हो जाता है, जिसमें क्या होता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मेरे को सीमेंट लेनी होती है 20 mm, 10 और सैंड। ये 4 पार्ट ऐसे होते हैं जो डिजाइन करने के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, फिर इसके अंदर स्टेप 2 रहेगा हमारा वाटर ऑब्जॉर्प्शन, कि वाटर कितना परसेंट, जैसे 20, 10 सैंड होती है वो कितना परसेंट वाटर को अब्जॉर्ब कर पा रही है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि 20 mm मेरा जो एग्रीगेट होता है वो 0.68%, मैंने 8% तक किया है, इसमें 0.68% तक ने वाटर जो ऑब्जॉर्व किया। उसके बाद जैसे कि मैंने 10 mm एग्रीगेट देखा वो 0.93% ऑब्जॉर्व किया। फिर फाइन जो एग्रीगेट होता है, जो रिवर सैंड होती है 1.41% उसने वाटर ऑब्जॉर्व किया। तो इसका मतलब है हमारे 2% से ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्व, जो एग्रीगेट होता है वो 2% से ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्व नहीं करना चाहिए। फिर मेरा जो मैंने ये प्रॉपर्टी ली है सारी, तो स्टेप नंबर 3 में मैं क्या बता रहा हूँ आपको। स्टेप नंबर 3 मैंने लिखा है कि सीव एनालिसिस ऑफ 20 mm। जो 20 mm मैंने लिया और 10 लिया और सैंड लिया, उसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है सीव एनालिसिस करना है 20 mm की, 20 mm की सीव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सीव एनालिसिस का मतलब होता है कि इसका हम इंडिविजुअल करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब कि जैसे कि मैंने 20 mm का 3 सैंपल तैयार किए और तीनों सैंपल के अलग अलग मैंने 3 सैंपल बना के उसको मैंने सीव एनालिसिस किया और 3 सैंपल को मैंने इंडिविजुअल किया। इंडिविजुअल किया तीनों सैंपल को। इंडिविजुअल करने के बाद देखा कि मेरे पास जो पासिंग जो मटेरियल आया है कितने कितने परसेंट मैंने तीनों सैंपलों के अंदर लिया गया। तो मैं आपको इस के अंदर सीधा बता रहा हूँ कि जो सैंपल पास हो रहा है इंडिविजुअल के अंदर उसकी मैं एवरेज ले रहा हूँ सीधी। और आप जब भी कोई डिजाइन करोगे इसके अंदर इंडिविजुअल करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे कि 3 सैंपल बना लिया आपको, जैसे 20-20 kg के, और 20-20 kg के 3 सैंपल आपने ग्रेडेशन की। जेएलसी की जो आईएससी होती है स्टैंडर्ड, उससे आपको पासिंग देखना कितने कितने परसेंट इसके अंदर पासिंग हो रहा है। तो मैंने पासिंग कराया, जैसे कि मेरी जो आईएससी होती है जैसे कि 26.5, 19, 9.5, 475, 236, 600, 300, 150 और 75 माइक्रो सीव में देखा। सबसे पहले मैंने 20 mm का इंडिविजुअल किया। तीनों का इंडिविजुअल करने के बाद जो मेरा पासिंग मटेरियल निकला, जैसे कि सैंपल नंबर 1 का पासिंग एनालिसिस का जो मटेरियल आया, जैसे कि 26 में मेरा रिटेन कितना बच रहा है 100% पासिंग हो रहा है। सैंपल 2 में भी 100% पासिंग हो रहा है। सैंपल 3 में मेरा 100% पासिंग हो रहा है। तो फिर देखा कि मैंने 19 mm की जो सीव है उसके अंदर जो पासिंग मटेरियल निकल रहा है तो 62.58% निकला। और सेकंड जो सैंपल लिया वो 58.46 निकला। और सैंपल नंबर 3 लिया उसके अंदर 60.54 निकला। उसी प्रकार से मैंने सीव नीचे वाली सीव में देखा कि 9.5 सीव में क्या निकला मेरा 1.75, 1 और 2.73। ये मतलब क्या है पासिंग मटेरियल ले रखा है मैंने। और उसके बाद देखा मैंने 20 mm का 4.75 में मेरे पास क्या पासिंग मटेरियल आ रहा है, जैसे कि 0.82, 0.42, 1.75। ये मेरे पास क्या पासिंग मटेरियल निकला। तो मैंने उसके बाद क्या किया, इन 20 mm का जो पासिंग मटेरियल है सैंपल 3 के अंदर 1, 2, 3 के अंदर, उनका फिर मैंने एवरेज निकाला। जैसे कि 19 mm में फर्स्ट सैंपल में 62.58 है और सेकंड सैंपल में 58.46 है और थर्ड सैंपल में मेरे पास 60.54 है। तो मैंने तीनों की क्या कर लिया एवरेज। एवरेज करने के बाद मैंने जो एवरेज पासिंग ग्रेडेशन है उसके अंदर लिख दिया मैंने कि 60.53 मेरा क्या पासिंग एवरेज आई है। टोटल तीनों को मैंने एवरेज करके 3 से डिवाइड किया तो 60.53 आया। उसके बाद देखा कि मैंने जो 9.5 है इन तीनों का जो सैंपल का जो पासिंग है उसकी मैंने एवरेज लिया। एवरेज लेने के बाद मेरा कितना है 1.83 एवरेज आया। उसके बाद जो 475 है, 475 के बाद जो मेरा पासिंग है उसकी मैंने एवरेज ली और 3 से डिवाइड किया तो 1.00। ये मेरे पास क्या है कि 20 mm का तीनों सैंपलों का एवरेज ले लिया मैंने। तीनों सैंपलों एवरेज मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो
ये इसका कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल किया और इंडिविजुअल करने के बाद जो एवरेज आ रही है तीनों सैंपलों की, जैसे पासिंग जो हमारे पे स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है, वह जो एवरेज आ रही है उन एवरेज को मैंने क्या किया, एवरेज निकाल दी तीनों सैंपल 20 mm का। ये सबसे पहले मैंने किया 20 mm का सैंपल का पासिंग और परसेंटेज। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा कि पहले जैसे मैंने 20 mm का इंडिविजुअल किया और 3 सैंपल किया, उसका मैंने आपको बताया कि इसका एवरेज क्या आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 mm का परसेंटेज कर रहा हूँ और उसकी 3 सैंपल कर रहा हूँ फिर से इंडिविजुअल, और तीनों सैंपल के मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना कितना पासिंग हो रहा है, और तीनों का जो पासिंग होता है उसका मैं तीनों का क्या कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ। तो आप देखना बोर्ड की तरफ। तो पहले देखा कि मैंने सीव लगा रखी है 26.5 की, 19.5 की, 9.5 की, 475, 236, 600, 300, 150, 475। तो अब मैं 3 सैंपल कर रहा हूँ 10 mm के इंडिविजुअल कर रहा हूँ सबसे पहले, और फिर इसकी मैं करूँगा परसेंटेज फॉर पासिंग कितना हो रहा है। तो सबसे पहले सैंपल किया और उसकी जो पहले सैंपल करने के बाद 10 mm का पासिंग कितना आ रहा है कि 26 पे मेरा 100% मिल रहा है, 19 पे मेरा 100% मिला हुआ है। तो 9.5 पे मैंने देखा कि 75.85 मिला हुआ है। और फिर देखा दूसरे सैंपल के अंदर मैंने 75.77 मिला हुआ है, और थर्ड सैंपल के अंदर देखा कि मैंने 73.37 मेरा पासिंग मटेरियल बना हुआ है। फिर देखा मैंने सीव, नेक्स्ट सीव देखी जैसे कि 9.5 पे के बाद 475 सीव देखी, तो 475 सीव के ऊपर देखा 6.31, 3.85, 5.63, ये तीनों सैंपलों की क्या आ रही है मेरे पास पासिंग आ रही है। और उसी पर 236 में जो 10 mm का वेट पासिंग मिला है मेरे को, जैसे कि 1.54, 0.62, 2.34। तो इन क्या करना है, उसी जैसे 20 mm का मैंने समझाया कि उनके तीनों की एवरेज करनी है। तो एवरेज ऐसे प्रकार 10 mm की भी एवरेज हमको करनी है। जैसे कि मैंने 9.5 के अंदर मेरे का ये तीनों की क्या करना है, मेरे को प्लस करना है और 3 से इसको डिवाइड करके उसकी जो एवरेज जितनी भी एवरेज आएगी वो एवरेज यहाँ पे लिख देनी है। एवरेज पासिंग सैंपल ग्रेडेशन किया है उसको पासिंग की एवरेज यहाँ पे लिख देनी है। उसी प्रकार से जैसे कि 475 के अंदर जो मटेरियल पासिंग हुआ था तीनों सैंपलों का, उसी प्रकार से इसकी पासिंग यहाँ लिख देनी है। और उसी में 236 के अंदर जो मटेरियल बचा है उसकी तीनों की प्लस करने के बाद क्या पासिंग हुआ उसको मटेरियल को मैंने यहाँ पे इसको पासिंग मटेरियल एवरेज करके यहाँ लिख दिया। तो एवरेज कितना 1.50 बनी है, और इसके 475 की एवरेज आई है 5.26 बनी है, और 9.5 के अंदर जो मटेरियल का जो एवरेज आया वो 75.00 बनी है। उसी प्रकार से मैं आपको क्या करने वाला हूँ, सैंड का जो परसेंटेज पासिंग है, जैसे कि मैंने 20 mm का किया, फिर 10 mm का इंडिविजुअल किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सैंड का, सैंड होता है, सैंड के भी 3 सैंपल कर रहे हैं। जैसे कि आप 3 सैंपल जैसे कि 500 ग्राम लेने के 500 ग्राम या 1200 ग्राम या 1000 kg 3 सैंपल करने के बाद इंडिविजुअल करो। इंडिविजुअल करने के बाद जो पासिंग आ रही है उन पासिंग का एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के बाद क्या करें, तीनों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो एवरेज में शो होएगा। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मैंने सेंड किया, सेंड का जैसे एग्रीगेट होता है उसका मैंने पासिंग किया, सेंड के 3 सैंपल किए, जैसे कि 1 2 3 1, जैसे कोई 500 ग्राम से सैंपल किया मैंने या 1000 ग्राम सैंपल किया, आप कोई भी सैंपल लेके चल सकते हो। तो मैंने 500 ग्राम से किया हुआ है। तो देखे पहले देखे 19 की जो सीव लगी है मेरी 9.5 सीव लगी है, 475 सीव में मेरा कोई भी क्या है 100% सेंट पासिंग मिली है। जैसे कि 100 तीनों सैंपल में 100 मिल रही है। उसी बार देखेंगे मेरे को 475 के ऊपर भी मैंने 100% मतलब पासिंग ही है, सारा पूरा 0 है। तो देखा मैं 236 की सीव है, इसके ऊपर देखा कि मेरे पास मटेरियल मतलब रिटेन बचा हुआ है। जैसे कि रिटेन बचने के बाद जो मैंने देखा इसके इंडिविजुअल किया, इंडिविजुअल करने में जो पासिंग हो रही है 100 में से वो मेरे को बचा 74.00 मिला। सेकंड सैंपल देखा 72.60 मिला। थर्ड सैंपल में देखा कि मैंने 73.40 मिला। तो मैंने क्या किया, तीनों की एवरेज निकाल ली, तीनों की एवरेज निकाल ली, तीनों की एवरेज 3 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना 733 मेरे पास एवरेज में आया। उसी प्रकार से 600 की, 300 की और फिर 150 mm की और 475 माइक्रोन सीव है। इन तीनों का क्या किया मैंने, सबका एवरेज करने के बाद इसे 3 से डिवाइड किया तो 4.42 मेरे को 600 माइक्रोन से मिला। फिर 300 माइक्रोन से मिला ये, फिर मेरे को 150 वाली सीव से मिला, फिर मेरे को 75 वाली माइक्रोन सीव से मिला 4.90। तीनों की मैंने सबको क्या किया, मैंने तीनों सैंपलों को जोड़ा और 3 से डिवाइड किया। 3 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास एवरेज और पासिंग मिल रही है ये मेरे पास पासिंग आ रही है सबकी। तो अब क्या है, ये मेरा कौन सा 5 स्टेप हो चुका है, 5 स्टेप हो चुका है। और 6 स्टेप में अब क्या करना होता है, इन तीनों की सबकी जो सैंपल मेरे सामने आया उन सब की मैं परसेंटेज रखने वाला हूँ। मतलब ब्लेंडिंग, थ्योरेटिकल जो ब्लेंडिंग होती है वो कैसे ब्लेंडिंग की जाती है, जो हमारी प्रॉपर तरीके से जो एनालिसिस होती है उसके बीच में, जैसे कि लोअर लिमिट होती है और जो हमारे पास अपर लिमिट होती है और जो मिड लिमिट होती है, उसके अंदर जो ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि मिक्स प्रोपोर्शन कितना, मतलब जो लिमिट के बीच में जो लिमिट होती है उसके
आसपास जो हमारी ब्लेंडिंग की होती है वो पासिंग मटेरियल होता है उसका आसपास आना चाहिए। तो जो ब्लेंडिंग सेट की होती है वहाँ का जो मटेरियल होता है वो मेरी ग्रेडेशन दी होती है, मोर सेक्शन के अंदर जो ग्रेडेशन फॉर्मेट दिया होता है उसके बीच में मुझे सेटिस्फाई कराना होता है कि ये मेरा मटेरियल इस ब्लेंडिंग के ऊपर आ रहा है। तो अब मैं ब्लेंडिंग के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला कि जो हमारा जो स्टेप नंबर 6 रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे कि मेरी थ्योरेटिकल ब्लेंडिंग रहेगी। जो थ्योरेटिकल जो ब्लेंडिंग होती है वो क्या होता है, जैसे कि CA/FA। CA रेशो का मतलब कोर्स एग्रीगेट और FA का मतलब होता है कि फाइन एग्रीगेट। तो इसमें क्या करना है कि हमारे पास जो ब्लेंडिंग आती है, जो DLC जो मटेरियल है मेरे पास, जैसे कि 20 mm होगा, 10 mm होगा, और जो रिवर सैंड ले रखी है मैंने, तो उसकी मैंने ब्लेंडिंग रखनी है कितनी कितनी परसेंट ब्लेंडिंग रखने के बीच में। जैसे कि कोई ब्लेंडिंग करना है तो जो मेरी लोअर लिमिट होती है और जो मेरी अपर लिमिट होती है उसके जो मिड लिमिट होती है उसके आसपास मेरी क्या होनी चाहिए, ब्लेंडिंग का जो परसेंटेज रखता हूँ वहाँ मिलना चाहिए मेरे को। तो मैंने कैसे क्या किया है, सबसे पहले जैसे कि मेरी ISC थी, जैसे कि 26.5, 19, 9.5, 4, 75, 2, 36, 600, 300, 150, 75। तो इसमें जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो मैंने इंडिविजुअल किया था, और इंडिविजुअल करने के बाद जो एवरेज आई थी तीनों सैंपलों की, जैसे कि मैं 20 mm की जो मेरी एवरेज आई थी मैंने यहाँ पुट कर दी। जैसे 19 में मेरा इतना मटेरियल बचा, एवरेज यहाँ लिख दी मैंने। पहले सैंपल जो एवरेज आई थी टोटल तीनों सैंपलों की एवरेज आई थी वो मैंने एवरेज यहाँ लिख ली। और जब फिर मेरे जैसे 10 mm का एवरेज आया था वो मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया 10 mm का। फिर मैंने जो एग्रीगेट की एवरेज निकाली थी वो एग्रीगेट की सारी एवरेज कहाँ लिख ली, मैंने यहाँ लिख ली, इस लाइन में लिख दी 3 नंबर में। फिर मैंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग का मतलब क्या कि जो जैसे 20 mm है, 20 mm को मैंने क्या रखा, 34% रखा। और जो 10 mm है उसको मैंने जैसे कि 26% रखा। और जो फाइन जो एग्रीगेट है उसको मैंने क्या 40% रखा। जैसे कि 34, 26 और 40 ये तीन चीज़ों का मिक्स है, तो उसको मैंने क्या पूरा 100% मान लेते हैं। इसको 100% होना चाहिए, तीनों चीज़ में 100% से पासिंग होती है तो 100% ही होता है ऐसा कुछ। तो इसमें 100% में से क्या है कि 34% मैंने 20 mm रखा, और 10 mm मेरा 26% रहेगा, और फाइन एग्रीगेट में 40% रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमारे पास की स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है एज पर मोर्स टेबल नंबर 601 के ऊपर मैंने दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल नंबर 600 से मैंने लिया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसके अंदर लोअर लिमिट दी होती है और मिड लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, तीनों लिमिट पाई जाती है हमारे पास। जो लिमिट होती है वो लिमिट को मैं यहाँ आपके नोट करा रखी है पहले, जैसे कि 75, 50, 30, 17, 18, 7 to 0। और इसकी जो अपर लिमिट होती है, ऊपर वाली लिमिट होती है, जैसे पासिंग कितने में, जैसे कि 75 से 95, 50 से 70, 30 से 55, 17 से 42, 8 से 22, 7 से 17, और 2 से 12 और 0 से 10, ये इसकी क्या है अपर लिमिट रहेगी ऊपर वाली। और उसकी जो बीच की जो लिमिट रहेगी, जो मिड लिमिट रहेगी, मिड लिमिट में क्या रखा है, जैसे कि 100, 85, इसके बीच की जो मिड लिमिट रहती है, इन दोनों की मिड लिमिट आएगी। मान लीजिए इसको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो मिड लिमिट निकल जाती है इसकी। ये तीनों ये सब की मैंने मिड लिमिट निकाल के रखी है पहले। जो अब मैं ब्लेंडिंग करने वाला हूँ, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो मिड लिमिट आई हुई है उस मिड लिमिट के आसपास जो मैंने परसेंटेज रखी है वो मिड लिमिट के आसपास ही मेरे को मिलनी चाहिए। तो मैंने मिड लिमिट पे क्या, मेरी जो वैल्यू आ रही है ब्लेंडिंग करने के बाद, जैसे कि 86.58, 60.12, 41.71, 29.72, 17.0, 11.56, 5.21, 1.96, ये देखो कि मेरे मैच कर रही है। जैसे कि मिड लिमिट है, जैसे कि उसने जो मिड लिमिट निकाली 85 मिल रही है, तो मेरी जो ब्लेंडिंग करने के बाद जो आई है वैल्यू वो 86.58, क्योंकि इसके आसपास है, 1 प्लस में आसपास है। तो ये अगर जैसे 60 है, 60 के पास में 60.12 मेरी की अच्छी, 42.5 मिड लिमिट की, तो मेरे को क्या मिल रही है, जैसे 41.71 मिल रही है, ये भी अच्छी है। 29.5 मिड लिमिट की मेरे को 29.72 मिल रही है। 12 है तो 11.56 मिल रहा है, 7 है तो 5.21 मिल रहा है, 5 है तो 1.96 मिला हुआ है। तो इसमें क्या कि जो ब्लेंडिंग में रखता हूँ ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, कैसे करना होता है इन वैल्यूओं को, वो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आ कैसे। तो सबसे पहले देखो, जैसे कि मेरे क्या है कि 20 mm का एग्रीगेट है, जैसे कि मेरे पास 100% है, 100% को कुछ करना नहीं, 100% को सीधे 100% ही इसके अंदर ब्लेंडिंग के अंदर लिखना होता है कि 100% चीज़ होती है। फिर इसके बाद 19 mm में क्या बचा हुआ, जैसे कि 20 mm एग्रीगेट, इसके एवरेज में जैसे कि मैंने देखा कि मेरे पास 60.53 मिला है। तो उसमें क्या लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं 60 पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ, 60 पॉइंट जैसे कि 53 ये आ गया है। 53 का मतलब कि इसमें क्या 20 m कितना लिया मैंने, 34% ले रखा है, 34% है तो 60.53 जो है उसका क्या निकाल दूंगा मैं, जैसे कि
34% निकाल दूंगा। 34% के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या, जो वैल्यू आएगी जैसे कि मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ क्या आने वाली है। कैल्सी साथ में चलेगा। तो आपने देखा कि जैसे कि मैंने क्या है कि जो 60 पॉइंट मेरे 53 आया तो इसका मैं 34% निकालूंगा, और फिर इसका जो आगे जो 10 mm एग्रीगेट है 26% मैंने लिया, तो 100% का 26% निकालना होता है, और एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट का कितना 100% इसका निकालूंगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मेरा जैसे कि 60.53 इंटू में 34% लिया तो 34 इज इक्वल टू मैंने इसका परसेंटेज निकाला तो मेरा 20.58 निकल के आ रहा है। उसी प्रकार से मैंने क्या है कि इसका जो है 100 का 26% निकाला, 100 का 26% मेरा 26% ही आ जाएगा। और फिर मैंने जैसे कि फाइन एग्रीगेट का ये भी इसके अंदर के 19 में 100% है तो मैंने 100% का 40% निकाला। तो ये तीनों को वैल्यू जो निकल के आ रही है उसको मैं कह रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ। प्लस में देखो कि मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस करने के बाद 86.58, तो 86.58 देखो मेरी ये वैल्यू यहाँ मिल रही है मेरे को 86.58। तो उसी प्रकार से क्या करना है, जैसे कि 9.5 है तो इसका 1.83 का आप 34% निकालोगे, और फिर 10 mm का पेज में क्या आपको 26% निकालोगे, और फाइन एग्रीगेट में क्या है 40%, इसके ऊपर 40% निकालोगे। जो वैल्यू आएगी इसको प्लस करके या वैल्यू को पास में रख देना, इसके सामने रख देना कि जो ब्लेंडिंग करे उस सामने। फिर आपको मैच करके देखना है कि हमारी जो मिड लिमिट है उसके बीच से मैच कर पा रही है नहीं कर पा रही है। अगर ये चीज मैच कर पा रही है तो आपकी ब्लेंडिंग ओके है। तो फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि 475 में जो मटेरियल बच रहा है तो इसकी भी जैसे मैंने 34% निकालना है, और इसका 26% निकालना है, 40% निकालना है। तो तीनों वैल्यू को जोड़ना है, जैसे मैंने ये जोड़ रखा है ऐसी वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे सामने रखना है ब्लेंडिंग के अंदर। तो देखना कि 41.71 मिलेगा आपको, निकाल के देखोगे तो जैसे 41.71 मेरा है, और मिड लिमिट के अंदर देखा है मैंने क्या है कि 42.5 है, ये मेरे आसपास है। फिर आपको देखा कि ये चीज जीरो है, ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो लिख लेनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर देखना है कि आपको अब चलना को 10 mm के 20 mm की जो एवरेज है वो खत्म हो चुकी है। फिर 236 की वैल्यू बची है कि इसमें 10 mm में बची है। 10 mm में चेक करना तो ये कितना लेना मेरे को 26% लेना है, और 40% मेरा इसके अंदर क्या बचा है 40% मेरा है ये सैंड है। तो इन दोनों की निकलेगी, अब इन दोनों की इसको हम छोड़ देंगे जीरो वाली को, इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों की जो परसेंटेज निकलेगी वो हम क्या निकले ब्लेंडिंग के सामने ले लेंगे। फिर देखेंगे हमारी ब्लेंडिंग इसके साथ मैच कर पा रही है नहीं कर पा रही है। फिर देखा कि आगे जो सिंगल है जैसे कि 10 mm भी खत्म हो चुका हमारा, और 20 mm खत्म हो चुका, बच गया हमारी सैंड है। तो सैंड का सीधा ही हम सैंड का सीधा क्या निकालेंगे 40% निकालेंगे इसका, और ये 40% निकल के ये वैल्यू हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी। और ये ब्लेंडिंग से अगर लिमिट से मैच करेंगे तो हमारी वैल्यू मैच हो पाएगी। अगर हमारी ब्लेंडिंग से बाहर जा रही है कुछ चीज मैच नहीं करे तो ब्लेंडिंग को हम क्या कर रहे हैं कम ज्यादा कर लेंगे, ब्लेंडिंग कम ज्यादा करेंगे, सैंड को बढ़ा लेंगे या 10 mm को कम कर लेंगे। तो ऐसे इसको ब्लेंडिंग को चेक करना है हमारे पास। तो हमारे पास एक लोअर लिमिट होती है, मिड लिमिट होती है और अपर लिमिट होती है, उनके बीच में जो ब्लेंडिंग करेंगे वो ब्लेंडिंग हमको क्या है जो हम ब्लेंडिंग ले चुके हैं वो मैच की होनी चाहिए हमारे बीच में, दोनों के सामने इसके बीच में। तो ऐसे क्या करना होता है हम DLC की ब्लेंडिंग को कोई भी जैसे डिजाइन करते हैं तो ऐसी ब्लेंडिंग को मतलब सेटिस्फाई किया जाता है कि हमारे पास जो मिड लिमिट है उसके आसपास हमको मिले। तो नेक्स्ट टाइप पे क्या होगा उसका हम क्या करेंगे ब्लेंडिंग करने के बाद क्या है मैं एक उसकी क्या करना है एक ग्रेडेशन करनी होती है, 20 से 25 kg वेट लो और पूरा फॉर्मेट के हिसाब से पूरी शीट लगा के उसकी एक ग्रेडेशन करनी होती है। उस ग्रेडेशन में देखना है कि हमारी जो ब्लेंडिंग की है वो ब्लेंडिंग हमारे इसके आसपास मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। तो अगर हमारे पास उसके आसपास मिल रही है तो हमारे पास जो ब्लेंडिंग की हुई है वो क्या है वो सेटिस्फाई होने के लिए है कि वो हम अच्छी तरह से ब्लेंडिंग को कर चुके हैं और हमको जो मिड लिमिट होती है जो अपर लिमिट होती है इसके बीच में हमारी जो मटेरियल है वो मिल पा रहा है 100% से मिल पा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा 7वां स्टेप क्या रहेगा, 7वां स्टेप पे हम चलते हैं। आगे जो ब्लेंडिंग करने के बाद क्या चीज़ होती है ट्रायल करना होता है DLC का। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, जैसे कि 7 नंबर का जो स्टेप है जैसे कि हमको क्या करना है अब जैसे कि ब्लेंडिंग करने के बाद हमको एक क्या है ट्रायल करना पड़ता है। ट्रायल करने के लिए क्या होता है उसके हमारे जिसकी जो रेशो दिए होते हैं मोर्थ के अंदर सेक्शन 600 के अंदर और इसका जो IRC जो कोड होता है SP वो 49 के अंदर सिलेक्शन इसमें सीमेंट कंटेंट का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द एग्रीगेट एंड सीमेंट कंटेंट। तो इसकी जैसे कि एग्रीगेट और सीमेंट कैसे निकाली जाती है वो मैं अब बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है कि इसके जो काजिज दिया होता है मोर्थ सेक्शन के अंदर टेबल नंबर 603.311 में जो सेक्शन है इसके अंदर काजिज दिया हुआ कि इसके अंदर क्या कि मैक्सिमम एग्रीगेट कंटेंट, इसका जो मैक्सिमम एग्रीगेट कंटेंट क्या दिया रेशियो दिया होता है मान जैसे कि DLC करने का।
तो हमको क्या रेशो दिया हुआ इसका, जैसे रेशो दिया होता है कि 15:1 दिया होता है। तो 15:1 का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो 15 है वो क्या होता है एग्रीगेट होता है, और जो 1 होता है वो क्या होता है सीमेंट होता है। तो ये मैक्सिमम चीज दी हुई होती है, और इसके अंदर क्या मिनिमम जो सीमेंट दे रखी है, जैसे कि इसके IRC होते हैं सेक्शन के अंदर, मोर्थ के अंदर, स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या है, इसने क्या है मिनिमम जो सीमेंट दे रखी है वो 150 kg क्यूब, मतलब 1 m³ के अंदर क्या हमको 150 kg सीमेंट लेनी है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जैसे मैंने कि जैसे कि रेशो दिया उसने कि 15:1 है, तो मैंने अंजुम कर लेता हूँ कि एग्रीगेट रेशो, अंजुम कर ले कि एग्रीगेट जो ये चीज क्या है मैक्सिमम है, तो मैं इससे क्या थोड़ा सा कम लेके चल रहा हूँ। जैसे कि मैं अंजुम कर रहा हूँ एग्रीगेट को, जैसे कि 14:1 के अंदर ले लिया, जो 14 वो क्या एग्रीगेट रहेगा, उसके जैसे कि 10 mm 20 mm और सेंड रहेगा, और जो 1 रेशो है उसका सीमेंट रहेगी। तो उसके हिसाब से जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सीमेंट कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीमेंट कंटेंट का मतलब है कि जैसे कि मिनिमम आपने कितनी दे रखी है 150 kg दे रखी है, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ थोड़ी सी, जैसे कंटेंट को 155 kg पर m³ ले रहा हूँ मैं, कि 155 kg पर m³ ले रहा हूँ। और डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्रीगेट कंटेंट, जो एग्रीगेट कंटेंट था मेरा जैसे कि 14:1 रेशो है, तो इसका मटेरियल कैसे निकलेगा, वो क्या जो मैंने 155 kg सीमेंट लिया है उसके द्वारा ही मतलब इसके एग्रीगेट निकलेगा। जैसे कि मेरा जो रेशो है 14 kg, इसके अंदर 10 20 और सेंड तीनों चीजें हैं। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास जो सीमेंट है, सीमेंट से क्या कर दूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेट आता है वो क्या वेट क्या आता है 2170 kg, मतलब 2170 kg, मतलब 1 m³ का मटेरियल निकल के बाहर आ रहा है। तो उसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, जो 1 बचा है मेरे पास, 1 को क्या करूंगा 1 × में 155 क्या है मेरे पास जो सीमेंट है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे 155 kg सीमेंट 1 m³ के अंदर डालनी पड़ती है। तो दोनों को क्या करूंगा मैं प्लस कर दूंगा, जैसे कि 2170 प्लस में 155 को प्लस कर दूंगा, तो जो मेरा टोटल वेट निकलेगा 1 m³ का, वो वेट कितना आ रहा है मेरे पास 2325 kg, मतलब 2325 kg, मतलब 1 m³ का मटेरियल निकल के बाहर आ रहा है। तो इससे क्या करना है कि ये मेरा टोटल क्या है, टोटल वेट निकला एक 1 m³ का, ये क्या है कि हमारे पास क्या 1 m³ का टोटल वेट निकल के आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा, स्टेप नंबर 8 में क्या होता है कि इसका ट्रायल फॉर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसका मान लीजिए जो 2325 मैंने 1 m³ मटेरियल निकाला, उस 1 m³ के मटेरियल के हिसाब से मैंने क्या किया, जैसे कि 10 कितना kg निकलेगा, और 20 कितना kg होएगा, और सेंड कितना kg रहेगा, वो अब मटेरियल निकालना है। वो मटेरियल कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो DLC होता है, DLC का जो मटेरियल होता है वो क्या निकलता है kg के हिसाब से निकाला जाता है, बाय मास के हिसाब से निकाला जाता है। और जो हमारा जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट का जो वेट निकाला जाता है वो वॉल्यूम के हिसाब से निकाला जाता है। और इसके अंदर जो पानी होता है वो मतलब DLC का पानी निकलेगा वो इसका वेट के हिसाब से निकलता है। और जो वॉल्यूम होता है, जो कंक्रीट के वॉल्यूम होता है, वो उसके अंदर क्या वॉल्यूम के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से वाटर को निकाला जाता है। ये एक खास मेन चीज़ें होती है इसके अंदर। तो इसकी मिक्स प्रोपोर्शन क्या रखा है, जैसे कि मैंने सीमेंट हमारे पास कितनी है 155 kg, 1 m³ के अंदर 155 kg सीमेंट डाल रहा हूँ। 20 m कैसे निकालना है, 20 m जैसे कि मेरा टोटल वेट कितना था 2325। और जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने ब्लेंडिंग की थी, ब्लेंडिंग के टाइम मैंने क्या है जो 20 m की ब्लेंडिंग कितनी रखी थी 34% रखा था। तो 34% रखा था, तो मेरे पास जैसे कि 2170 मेरे क्या ये वेट है 10 20 और सेंट का ये वेट आया था। इससे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें से क्या है 34% 20 मिक्स है इसके अंदर, तो वो निकालूंगा तो मेरा कितना निकल 738 kg निकल रहा है। और उसी प्रकार से जैसे कि मैं 10 mm में कितना रखा था, मेरे को 26% रखा था, तो 26% में 2170 से अगर निकाल रहा हूँ तो मेरा 564 kg मेरा वेट निकल रहा है। उसके बाद जो सेंड है, सेंड क्या है, सेंड मैंने कितनी रखी थी, जैसे ब्लेंडिंग के अंदर 40% रखी थी, 40% के हिसाब से 2170 को अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो मेरा 868 kg सेंड का वेट आएगा। तो तीनों चीज मेरे पास निकल के आ रही है, जैसे कि 20 mm है वो 738 kg निकल रही है, 10 mm है वो मेरे पास 564 kg निकल के आ रही है, सेंड है वो मेरे पास क्या 868 kg निकल के आ रही है। और इन चारों चीजों को मैं प्लस कर दूंगा, अगर जैसे कि सीमेंट को और 20 को और सैंड को और 10 को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास ये 1 m² का मटेरियल वेट आ जाता है 2325 kg, मतलब 1 m³ का
मटेरियल का वेट निकल के आ रहा है। तो अब क्या करना होता है, जो मेरा 23-25 निकल के आएगा, अब मेरे को क्या करना है कि जैसे कि मेरे को इसका वाटर के ऊपर वाटर का रेशियो होता है, जैसे कि मैंने इसकी ड्राई डेंसिटी निकालनी होती है। ड्राई डेंसिटी कैसे निकलती है, पहले मैं क्या करूँगा, इसी क्यूब कास्ट करने पड़ते हैं पहले, जैसे कि 5% पे, 5.5, 5 पे, 6 पे, 7 पे, ऐसे में तीन सैंपल के क्यूब कास्ट करूँगा। 15 क्यूब कास्ट करने पड़ते हैं। 15 क्यूब कास्ट करने के बाद मैं चेक करूँगा कि मेरी ड्राई डेंसिटी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस पे आ रही है। तो वो मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि 5% पे आएगी, 6% पे आएगी, 7% पे आएगी, 7.5 पे आएगी, वो मैं फिक्स देखूंगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस पे ज़्यादा आ रही है, तो वो मैं कहीं इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हो जाएगी। मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी जो जहाँ पे ग्राफ फ्लोट होगा, ग्राफ फ्लोट होने के बाद जहाँ पे इसकी जो ओमेंसी आएगी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आएगा, वो ही मतलब क्या है इसका वाटर निकालना पड़ता है उसके। कि जैसे कि मेरा जो 6% पे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है, तो जो टोटल वेट रहेगा मेरा, तो इसके हिसाब से मैं वाटर निकालूंगा इसका 1m2 का। तो अभी मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कैसे इसका वाटर निकाला जाता है और कैसे इसका ग्राफ को किया जाता है। टोटल वेट आने के बाद क्या होता है, 1m2 का जो वेट आया था हमारे पास, जैसे कि वो 23-25 आया था, तो उसके बाद करने के बाद क्या करना है, हम ट्रायल क्यूब का मटेरियल प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि मैंने स्टेप नंबर 9 में रखा है कि ट्रायल क्यूब मटेरियल प्रिपेयर। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है कि मैं 15 क्यूब का मटेरियल रेडी करूंगा। तो उससे पहले क्या करना होता है, आपको पता है पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। क्यूब की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे कि क्यूब का जो कोई होता है, क्यूब 150 बाई 150 होता है ना, 150 बाई 150, 150 बाई 150 होता है। तो इसलिए मैंने 150 इंटू 150 किया, तो इसकी वॉल्यूम निकलाई, तीनों साइड की वॉल्यूम निकलाई। तो वॉल्यूम निकलने के बाद क्या, मैंने 15 क्यूब कास्ट करने हैं। तो क्यूब कास्ट करने के लिए क्या 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 क्यूब का वॉल्यूम निकला है 0.015। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 10 mm का मटेरियल निकालना है, फिर 20 mm का मटेरियल निकालना है, सैंड का मटेरियल निकालना है और वाटर निकालना है। तो मैंने जो 10 mm था, 10 mm हमारे पास मटेरियल कैसे निकलेगा, 29 kg है। 29 kg हमारे पास जो 2170 आया था, जो हमारे पास जो 2170 kg जो मटेरियल आया था, उसका मैं क्या करूँगा, इसको 2170 को क्या करूँगा 0.051 से मल्टीप्लाई करने परसेंटेज निकाल दूंगा। तो हमारे पास वो 10 mm का मटेरियल निकल आएगा इसमें से। और उसी प्रकार से मैं क्या 20 mm का निकालूंगा, 20 mm का भी ऐसे करना पड़ा, तो 38 kg निकल आता है। और जब सैंड का मटेरियल निकालना हो, तो सैंड का भी मान लीजिए इसमें से सैंड है, सैंड का भी ऐसे मटेरियल निकलाएगा। और वाटर का क्या निकला, वाटर जैसे कि क्या परसेंट है, 21 वाटर भी जैसे कि 2170 में से 0.01% निकलेगा, तो वाटर का भी वेट निकल आता है 8.37, मतलब 8 kg 37 ग्राम मान लीजिए वाटर निकल आता है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैं वाटर निकालने के बाद एक इसका क्या करना है, मिक्स प्रिपरेशन करना है। और मिक्सर के जो अपना छोटा मिक्सर होता है, उसमें क्या करना है, ये मटेरियल डालने के बाद हमको क्या करना है, 15 क्यूब कास्ट करना है। 15 क्यूब अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट पे कास्ट करने होते हैं। ट्रायल के लिए सबसे पहले जो ट्रायल करेगा वो आएगा 5% के ऊपर, 5% वाटर निकालेगा। 5% वाटर के ऊपर कितना पानी लग रहा है, वो पानी डाल के करेगा। फिर उसके बाद क्या 5.5 पे निकालेंगे। 5.5 के बाद हमको क्या करना होता है, 6% पे निकालना होता है। 6% के बाद हमको क्या करना है, 6.5 पे और फिर 7 पे। ये जैसे कि 1 2 3 4 5 ट्रायल करने हैं। जैसे कि पहले 5.5 kg पे, फिर 5.5 kg पे, फिर 6 kg पे, फिर 6.5 kg पे और 7 kg पे वाटर ऐड करना होता है हर मटेरियल के अंदर। ऐसे इनको वाटर को ऐड करने के बाद क्या निकलता है, जैसे कि हमारा मोल्ड मैंने क्या किया कि 15 मोल्ड को प्रिपेयर कर दिया, 15 मोल्ड को कास्ट कर देने हैं। 15 मोल्ड कास्ट करने के बाद उसका जो जब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी होती है, 7 डेज के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालोगे। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करें, क्यूब को चेक करेंगे 7 डेज के बाद। तो वो मैं जैसे कि मेरा क्यूब का वेट आया, जैसे कि 78-76, ये मैंने क्यूब का वेट निकल लिया जो 7 डेज में चेक करने के लिए होते हैं, वो वेट लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद क्या वॉल्यूम, आपको पता है कि वॉल्यूम कितनी होती है, 33-75 वॉल्यूम होती है क्यूब की। उसके बाद वेट डेंसिटी क्या होती है, वेट डेंसिटी जिसके अंदर क्या होता है, गीला मतलब जिसके अंदर पानी मिक्स हो, वो उसको बोलते हैं वेट डेंसिटी। जैसे कि वेट डेंसिटी क्या होती है कि ड्राई डेंसिटी इंटू मॉइस्चर कंटेंट, उसको क्या बोला जाता है, वेट डेंसिटी बोला जाता है। तो वेट डेंसिटी मेरी क्या है, जैसे कि 78-76 है, 78-76 को मैं 33-75 से डिवाइड करूंगा तो डेंसिटी निकलेगी वेट डेंसिटी। तो मेरी ये सबको आपको ऐसे क्या है, डेंसिटी निकाल लेनी है। सबको निकालने के बाद क्या करना है, फिर इसकी ड्राई डेंसिटी का मतलब कहते हैं इसको
सुखाने के बाद पानी मतलब बाहर निकालने के बाद जो हमारा ड्राई डेंसिटी आएगी, मतलब सूखा हुआ क्यूब की जो ड्राई डेंसिटी आएगी, वो सूखा हुआ क्यूब की डेंसिटी क्या निकल रही है 2.23। जो वेट डेंसिटी होगी इससे कम हमको क्या मिलेगी, ड्राई डेंसिटी मिलेगी। सूखे की वेट की कम ड्राई डेंसिटी मिलेगी आपको, जैसे मैंने निकाल रखी है इसे आपको निकाल लेनी है। निकाल लेने के बाद क्या करना है, तीनों 3-3 की एवरेज करने के बाद, जैसे 3-3 की एवरेज करने के बाद आपको क्या करना है, इनको 3-3 के एवरेज में ले लेना। 3 क्यूब का एवरेज निकालनी है ड्राई डेंसिटी की, फिर 3 क्यूब की फिर निकालनी है, 3 क्यूब की फिर निकालनी है और 3 क्यूब की फिर निकालनी है। तो ऐसे मैंने ये निकाल रखी है तीनों क्यूब की ड्राई डेंसिटी। क्या करना है कि जो स्टेप नंबर 10 है मेरा अभी, उसमें क्या करना है, जो मैंने ड्राई डेंसिटी निकाली थी, जैसे कि सूखी ड्राई डेंसिटी निकाली थी क्यूब की, तो उसको क्या हमको लिखना है, जैसे कि मैंने 5% में निकाला था और 5.5 पे, 6 पे, 6.5 पे, 7 पे, जैसे कि मैंने ये वाटर क्या ऐड किया था। और जो मेरी ड्राई डेंसिटी क्या निकल के बाहर आ रही थी, जैसे कि 2.26, 2.25 और ये 6 पे 5.5 पे आ रही है 2.281 और 6 पे आ रही है मेरी 2.260 और 7 पे आ रही है 2.232। तो मैंने इसको क्या करना है कि अब लास्ट में क्या होता है डीएलसी का, इसके एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि कितने % 1 एम क्यूब के अंदर वाटर को ऐड किया जाएगा, इसलिए ग्राफ को इसको मतलब डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखना है ग्राफ किस किस के बीच में डिनोट करना होता है। सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट लिखाना होता है और ड्राई डेंसिटी के बीच में। मैंने क्या लिखा है, मॉइस्चर कंटेंट मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है और ये ड्राई डेंसिटी। तो मैंने ग्राफ को ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में ही मैंने के इसको प्लॉट किया हुआ। जैसे कि मैंने मॉइस्चर कंटेंट नीचे लिखा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ड्राई डेंसिटी मेरी आई, ये ड्राई डेंसिटी मैंने प्लॉट कर दी इधर वाई एक्सिस के ऊपर और ओएमसी मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दी। तो देखा कि मैंने सबसे ज्यादा ड्राई डेंसिटी कहाँ मिली है मेरी, सबसे ज्यादा 2.26 ये कम है, ये 2.6 फिर बढ़ी मेरी 5.5% पे बढ़ती जा रही है और 6% पे गया 2.281 और इंक्रीज हुई। उसके बाद गई 6% जब मैंने पानी ऐड किया तो मेरी कंप्रेशन जो ड्राई डेंसिटी है वो डाउन होती जा रही है, इससे 6% से डाउन आई है 2.260 और 7% में तो और भी नीचे गिरती जा रही है। तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, मैंने देखा कि जैसे कि ये 6% पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये 6% पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी के बीच में। मैंने देखा कि 6% के ऊपर ग्राफ प्लॉट होता आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से जहाँ पे 6% है वहाँ से मैंने केस को सीधा प्लॉट किया 2.281 के ऊपर 2.0, ये 80 है 2.28 मान 2.28 है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मान 81 है 2.81, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, ये यहाँ की तरफ प्लॉट हो जाएगा। और जहाँ भी ये डिनोट करेगा उसको हम क्या कर, इस लाइन को क्या कर लेते हैं, मैच करने के बाद ये ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखा कि जो मेरी एमडीडी आई है, जो मेरी जिसकी जो ड्राई डेंसिटी आ रही है, एमडीडी आ रही है कितनी आ रही है 2.281 ग्राम पर सीसी आ रही है। और जो इसका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसका 6% पे मेरी क्या सबसे ज्यादा क्या मिल रही है ड्राई डेंसिटी आ रही है। तो मैंने 6% किया, मैंने ओएमसी रख लिया। तो इससे क्या पता होता है कि इसका वाटर निकाला जाता है इससे। जैसे कि मैंने वाटर किया था 2170 इंटू में मेरी ड्राई डेंसिटी कितनी 6% है, 6% से मैंने क्या वाटर निकाला तो 139 केजी वाटर निकल के आएगा, जो क्या है कि 1 एम क्यूब मटेरियल जो बनेगा, जो डीएलसी का 1 एम क्यूब का मटेरियल बनेगा, उस मटेरियल के अंदर क्या है वाटर को हम इसके अंदर ऐड करेंगे पूरा 1 एम क्यूब के लिए। तो ये पूरा क्या है कि डिजाइन है डीएलसी का, जो क्या है पूरा मतलब आपको प्रिपेयर करवाया हूँ। और इसमें क्या सबसे लास्ट में ये ग्राफ से प्लॉट होता है कि डीएलसी के अंदर कितनी एमडीडी रहती है और कितनी इसकी ड्राई डेंसिटी निकाली जाती है। कभी भी मान ले आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, कभी 7% पे भी ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। और ड्राई डेंसिटी अगर ज़्यादा आएगी तो 7% मॉइस्चर कंटेंट पे भी चला जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा, अगर आपको ऐसी डिज़ाइन आगे की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो कि जिस टॉपिक का मिक्स डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन नेक्स्ट वीडियो में आपको आ जाएगी। थैंक यू और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।